नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जम्मू कश्मीर में एक लंबे वक्त के बाद लोकतंत्र वापसी की उम्मीद जागी है, और वो इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद से जिस तरह से परिस्थितियां बनी और फिर सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री के साथ हुई, उससे आगे का रास्ता दिख रहा है। लेकिन कब होंगे चुनाव, कैसे होंगे चुनाव, परिसीमन कब तक पूरा हो जाएगा, और इसी के साथ क्या ड्रोन की गड़गड़ाहट जो बीते दिनों हमने सुनी है, उससे उसके शोर में कहीं ये तमाम उम्मीदें थोड़ी धूमिल हो जाएंगी। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी मौजूद है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजना जी, धन्यवाद। पहला सवाल सर आपसे यही है, बड़े दिनों के बाद उन नजरबंद लोगों के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस बैठक में शामिल रहे, क्या यहां से लोकतंत्र वापसी का रास्ता खुलेगा? इसके आगे के सवाल बाद में करूंगी, लेकिन लोकतंत्र वापसी, चुनाव शुरू होंगे, कब होंगे? अब मुझे लगता है कि थोड़ा मैं पीछे आपको ले जाऊंगा। जब देश की संसद में गृहमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था, उस चर्चा को अगर आप ध्यान से आपने सुना होगा तो मुझे लगता है कि यह आश्वासन उस समय ही दिया था देश के गृह मंत्री जी ने। और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को सुना, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर देश को, जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिया था कि वहाँ चुनाव भी होंगे, लोकतंत्र की बहाली भी होगी। और जब मैं वहाँ जा रहा था तो मुझे लगता है कि जो दो बातें प्रमुख रूप से उन्होंने मुझसे कही थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई लोकतंत्र में हमारी पूरी आस्था है और लोगों का विश्वास बहाल हो तो लोगों से संवाद और लोकतंत्र की वापसी, ये काम तेजी से करना है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि वहाँ डीडीसी के चुनाव हमने कराए, और शायद मैं बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि लंबे अंतराल के बाद हिंसा मुक्त एक बूंद रक्त नहीं बहा जम्मू कश्मीर की धरती पर निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने कराए। और उन जिलों में जहाँ वोटिंग होती नहीं थी वहाँ भी 40% 50% वोट पड़े। और मैं कह सकता हूँ कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, माने 3 टियर सिस्टम पंचायती राज का हमने लागू किया। 73rd और 74th अमेंडमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट पूरी तरह से वहाँ लागू कर दिया गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं लोकल बॉडीज़ को। और अभी एक तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स, माने जिले का जो बजट होता है, वो जम्मू कश्मीर शायद पहली बार ऐसा किया है, और देश में शायद कम जगह ऐसा होता होगा कि पंचायत, ब्लॉक और डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा करने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स तैयार किया है। अभी कुछ दिन पहले हमने पारित किया और पिछले वर्ष से 2 गुना से ज़्यादा कर दिया है। तो वो प्रक्रिया पहले से हमने प्रारंभ कर दी थी। ये सही है कि विधानसभा के भी चुनाव होंगे, और बार बार प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते थे, गृहमंत्री जी ने देश की संसद में भरोसा दिया था। उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के लिए जो वैधानिक प्रक्रिया है उसे पूरा करने का काम शुरू किया है। और मैंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की, और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल के, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने भी उसमें शामिल होकर के अपनी बात रखी। मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है और इसे हमें अंजाम तक पहुंचाना है। संयोग है या प्रयोग है सर, ये समझना चाह रही हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी दोनों मिटनी चाहिए। कुछ दिनों पहले तक तो आपकी नजरों में ये लोग गुपकार गैंग थे, गुपकार गैंग से बात नहीं करना है। आप लोग कह रहे थे सर कि नजर बंद करो इनको, नहीं तो जम्मू कश्मीर की शांति को खतरा है। अब उसी प्रक्रिया में उनकी बात सुनना जरूरी कैसे हो गई? ये दिल बदला, और ये गुपकार और दिल्ली की दूरी कैसे हो रही है? मुझे लगता है कि इसको इस तरह देखिए, मेरे लिए न कोई गैंग है, मेरे लिए हर आदमी वहाँ व्यक्ति है। तो गैंग किसी के लिए होगा, मैं किसी को गैंग नहीं मानता, पहली बात। तो जिन लोगों ने बनाया गुपकार गठबंधन, मुझे लगता है ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। उनमें से भी बहुत सारे लोगों से मेरा संवाद होता रहा है, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में की कोशिश हम सब करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितनी आस्था लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी की है, शायद मैं भरोसे से कह सकता हूं कि उस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों के कारण ये सच है कि आज भी अगर देश की एकता, अखंडता पर कोई खतरा महसूस होगा, मैं बिना नाम लिए कह सकता हूं कि उसको कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई हो।
लेकिन किससे बातचीत हो रही थी? आपने कहा मेरी पहले भी बातचीत हो रही थी, कोई इंस्ट्रूमेंटल रहा इस मीटिंग को कराने में? इस मीटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं Generally। जब से गया हूँ जनरली, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हों, चाहे अनेक लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ। महबूबा जी से मिले थे? महबूबा जी से व्यक्तिगत मैं नहीं मिला था। हाँ। लेकिन बाकी कोई ऐसा राजनेता नहीं जिससे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात न हो। उनकी बेटी ने एक मुझे मेल किया था, उसका मैंने जवाब भी दिया था। एकता और अखंडता को अगर देश के खतरा होगा तो फिर वो आदमी नहीं बख्शा जाएगा, वो कोई हो। आपने ये कहा। हाँ। पाकिस्तान का राग अलापती हुई महबूबा मुफ्ती उस बैठक के बाहर भी आकर आई। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हमने कहा है बातचीत की जरूरत है तो पाकिस्तान से करिए। क्या उन्होंने ये बातें अंदर कही थी प्रधानमंत्री के सामने? क्या हुआ? मैं वहां क्या बात कही गई इसको यहाँ मैं नहीं कहने वाला। उसको कहने की जिम्मेदारी किसी और की है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उस सभा कक्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के समक्ष जो बातें हुई, कोई आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी जिसको मैं आपसे चर्चा करूं। पाकिस्तान का जिक्र आया था सर? पाकिस्तान से इनफॉर्मल टॉक्स भारत सरकार ने भी किया है। और आपको मालूम है कि सीज फायर हुआ है। तो ये बैक चैनल से बातें ये होती रहती हैं, ये तो डिप्लोमेसी है। तो अगर कुछ लोग उस बात को आगे बढ़ाने की बात करें तो उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात हुई ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए डिलिमिटेशन और चुनाव वाला आपका क्रोनोलॉजी समझना चाह रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब बाकी देश में 2026 तक हम इंतजार कर रहे हैं परिसीमन के लिए, तो यहां पर चुनाव से पहले परिसीमन की शर्त क्यों रख दी गई है? क्यों पहले किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर को आप कह रहे हैं कि हमको एक साथ करना है देश के साथ, और आप उसको अलग करके पहले परिसीमन वहां कर रहे हैं, क्यों? अंजना जी, एक जो भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि तथ्य को समझने की जरूरत है। डिलिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट ने पारित किया है और उस कानून के अंतर्गत ही डिलिमिटेशन होता है। जम्मू कश्मीर अब एक यूटी बन गया। पहले जितनी विधानसभा की सीटें थीं, सीटें बढ़ गई हैं और इसलिए बिना डिलिमिटेशन के वहाँ चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। और उस बैठक में गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर ये बात समझा दी थी और लोगों को ये बात समझ में आ गई। और जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, जो चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि अब डिलिमिटेशन कमीशन के लोग वहाँ 6 तारीख को पहुँच रहे हैं श्रीनगर। वो काम अपना तेजी से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सभी डीसी से उन्होंने 18 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी। तो इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने लोग उसमें सहयोग करें। और जो लोग डिलिमिटेशन कमीशन में कभी काम किए हैं, मैं जो मेंबर पार्लियामेंट में एसोसिएट मेंबर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इतने ट्रांसपेरेंट ढंग से वो काम होता है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की सुनवाई, बाकी लोग भी अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो अपनी राय दे सकते हैं। और मुख्य रूप से उस एक्ट में 2 प्रोविजन है, लास्ट सेंसस की जो जनसंख्या है और दूसरी कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लोग मदद करें जिस पर लोगों की सहमति बनी है और अपना प्रतिनिधि चुने, अपनी सरकार चुने। लेकिन क्रोनोलॉजी अब बताइए, डिलिमिटेशन उसके बाद इलेक्शन, क्या वो कह रहे कि इलेक्शन में देरी क्यों है? कराना तो कराइए। नहीं, उनको भी ये बात समझ में आ गई है और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि डिलिमिटेशन फिर इलेक्शन, यही क्रोनोलॉजी है। ये क्रोनोलॉजी फिक्स्ड है एकदम। अब डिलिमिटेशन पर कुछ तो सवाल खड़े होंगे सर, क्योंकि देखिए राजनीति पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू होता है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। तभी तो इस तरह से इलेक्शन कमिश्नर, वहां के स्टेट कमिश्नर, एक फॉर्मर जस्टिस, सबको कमिश्नर बनाया जाता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक बात कही जा रही है कि बीजेपी जम्मू का दबदबा बनाना चाहती है, इसीलिए परिसीमन में जम्मू की सीटें बढ़ाने की कोशिश होगी बनाम कश्मीर। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पर है, जो बहुसंख्यक वहां पर है, उनको आप नीचे करके एक हिंदू मुख्यमंत्री लाना चाहती है बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में। मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं। जिन लोगों को भी भारत के संविधान की समझ है, जिन लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को समझा है, मैं समझता हूं कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई भी समझदार व्यक्ति इस भ्रम में कभी नहीं पड़ेगा। डिलिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, उसी एक्ट के अंतर्गत डिलिमिटेशन होगा और कोई ऐसी मंशा नहीं कि किसको लादना है किसको। वो एक्ट बहुत स्पष्ट है, उसी के अनुसार डिलिमिटेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि जब लोग उसमें भागीदार बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो खुद ही कहेंगे कि साहब बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ है। ये चूंकि वहां इन लोगों ने देखा ही नहीं है डिलिमिटेशन, अपने ही मन से चलता रहा है, तो ये बात कम लोगों को समझ में आ रही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं यूपी से एमपी था,
2003 या 4 में जब वो डिलिमिटेशन हो रहा था तो मैं एसोसिएट मेंबर था। मैं आपको बता रहा हूं ऑनेस्टली, उस समय गवर्नमेंट भी दूसरे की आ गई थी, लेकिन काम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ढंग से वहां होता है। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि किसी का दबदबा बढ़ाना और किसी का दबदबा कम करना ये कोई डिलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं है और ना ऐसा होने जा रहा है। देखिए, महबूबा मुफ्ती अभी भी टारगेट करती हैं इस एंगल से, चाहे वो पाकिस्तान को बातचीत में लाना है। आप लोग क्या जो क्रोनोलॉजी है उसमें एक स्टेप आगे में ले जाना चाहती हूँ, क्या स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा? डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, क्या ये प्रोसेस होगा? देखिए, एक बात समझिए, जिस बात को पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश के गृह मंत्री ने कहा है, आप तो पार्लियामेंट को लंबे समय से जानती हैं, उसका महत्व कितना होता है। देश के गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पर यह आश्वासन दिया है कि स्टेटहुड अप्रोप्रिएट टाइम पर हम देंगे। प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को, जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करते हुए बात कहते, उसमें फिर संदेह कहाँ किसको उठता है? संदेह की कोई बात नहीं है। कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, मैंने चीफ मिनिस्टर कौन बनता है ये जनता तय करेगी। हाँ। पीडीपी, एनसी, बीजेपी, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर चुनाव हो, और वो मैंने डीडीसी में भी कराया। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब भी मैं आपको और आपके माध्यम से देश को, जम्मू कश्मीर को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा चुनाव शायद नहीं हुआ होगा। पूरी तरह से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और हिंसा मुक्त चुनाव वहां कराए जाएंगे। दूसरी बात कि अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड दी जाएगी, ये बात उस बैठक में भी देश के गृह मंत्री जी ने कहा, संसद में भी कहा। तो संसद में कही हुई बात से बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। अब आते हैं कश्मीर के मौजूदा हालात पर। आप हार्डकोर पॉलिटिशियन, एलजी बन के न्यूट्रल होकर जम्मू कश्मीर में काम करना पड़ रहा है। आपने कहा विकास की राह पर जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएंगे। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो क्या वाकई नियंत्रण में है? क्या वो इलेक्शन कंड्यूसिव है? क्या चुनावों की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है? मैं ड्रोन अटैक्स पर और कुछ जो हत्याएं नेताओं की हुई इस पर बाद में आऊंगी, लेकिन ओवरऑल तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर की लग रही है? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। और अभी ठीक 3-4 महीना पहले, 4 महीना पहले वहां चुनाव हुए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जरा आप इतिहास वहां का 25 सालों का देखिए, एक छोटी हिंसा की घटना नहीं हुई है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। उस चुनाव में जब डीडीसी के चुनाव हो रहे थे, और मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होंगे, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। पूरी तरह से वातावरण उसके पक्ष में रहेगा। अगर ये चुनाव इस वक्त कराए जाते हैं तो ये जो ड्रोन की गड़गड़ाहट हम सुन रहे हैं सर, ड्रोन को लेकर लोगों का एक कंसर्न है कि आपके पास कोई सिस्टम है भी इससे डील करने का? कभी वहां ड्रोन, दो तो जम्मू एयरबेस पर, उसके बाद से कभी वहां ड्रोन दिख रहा है, कभी वहां पर ड्रोन दिख रहा है। हमारे पास कोई सिस्टम है क्या इससे डील करने का? लग रहा है जैसे आप देखिए ना सर, कितने एडवांटेजेस हैं उनको। लो कॉस्ट, पहले उनको लोगों को भड़काना पड़ता था, ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, अब ड्रोन के इस्तेमाल से अपने लीस्ट डैमेज के साथ वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। दो बात समझिए, मैं उसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति बहुत नियंत्रण में, फोर्सेस का पूरी तरह से अपर हैंड है। पिछले 4-5 दिनों में देखिए तो जो लिस्टेड मिलिटेंट्स हैं उनको पुलिस और फोर्सेस ने मिलकर के एलिमिनेट किया है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ड्रोन की चुनौती है, इस पर अभी आपने सेना प्रमुख का भी बयान पढ़ा होगा, उसकी जांच भी हो रही है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी पर भी कुछ काम डीआरडीओ ने किया है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। उसका भी विकल्प पूरी तरह से तैयार करने में हम सक्षम हैं। और जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ हमने ये सुरक्षा कर ली है कि ड्रोन से हमको कोई नुकसान नहीं होगा। पहले भी ड्रोन मार के बीएसएफ के लोगों ने गिराया था। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी और बाकी फोर्सेस ने, उन्होंने चाहे वो हथियार भेजने का काम किया हो या तस्करी की हो मादक पदार्थों की, पहले भी पकड़ा है। और इस व्यवस्था में भारत सरकार लगी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन लगा है। हम चाक चौबंद व्यवस्था करने में जल्द ही समर्थ होंगे। आप कह रहे हैं नॉर्मल सी है, परिस्थितियां सामान्य है। सर कुछ डेटा मैं लाई हूं। 2 जून बीजेपी नेता म्युनिसिपल काउंसिलर राकेश पंडित की हत्या, 29 मार्च को फिर एक बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिलर और एक पुलिस वाले की हत्या, 11 दिसंबर, 29 अक्टूबर, 23 सितंबर, 8 जुलाई। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस तरह के नेताओं की हत्या एक संदेश, एक डर, एक भय बनता है लोगों में। हमारे साथ ही शो पे कई सारे वहां के बीजेपी के भी नेता थे जो कह रहे थे कि हम चुनाव में हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन ये होगा तो फिर कैसे करेंगे? ये कैसे नॉर्मल सी हो सकता है? कुछ घटनाएं हुई हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, और उन घटनाओं के आलोक में मैं एक एक का विवरण बताऊं मुझे लगता है उचित नहीं है।
लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने की जरूरत है। इसके पिछले साल क्या था, उसके पिछले साल क्या था और आज क्या स्थिति है। तो अगर आप देखेंगी तो चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो लगभग खत्म हो गया, रिक्रूटमेंट हो काफी कम हो गया, फोर्सेस का अपर हैंड है, कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं वो मैसेज देने के लिए लोग करते हैं, कुछ जगह खुद हमारे जो प्रोटेक्टी हैं उनकी चूक के कारण भी ऐसी घटना हुई है। हम एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहते हैं और ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टी है वो किसी हाल में सुरक्षित रहे। व्यवस्था हम वहाँ आने वाले कुछ दिनों में निश्चित रूप से लागू करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के विकास पर अब आते हैं सर। अनुच्छेद 370 हटने से, 35 से हटने से क्या बदला है? इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग आएंगे, जमीन खरीद पाएंगे, क्या कुछ बदला है वाकई जम्मू कश्मीर के लिए? क्योंकि जो जितने नेता हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करते हैं या 370 की पॉलिटिक्स करते हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को बंदी बना दिया, जो हमारा था वो भी हमसे छीन लिया। कैसे लोग माने कि आप बतौर एलजी वहां पर गए, कुछ तस्वीर बदली? क्या प्रमाण क्या है उसका? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि वहाँ आके सामान्य आदमी से, आवाम से प्रमाण लीजिए। कुछ लोगों के लिए जम्मू कश्मीर बदलेगा, ये मंशा कभी भारत सरकार की नहीं थी। वहाँ की आवाम के लिए जम्मू कश्मीर बदलेगा, ये मंशा थी और उसको काफ़ी हद तक दो कोविड की वेव के बाद भी करने में हम सफल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या जम्मू में एम्स का काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। पहला बैच वहाँ के विद्यार्थी ऋषिकेश में पढ़ रहे हैं, इस साल जम्मू आकर के पढ़ेंगे। श्रीनगर का एम्स टेंडर हो गए हैं, उसका काम प्रारंभ होने जा रहा है। साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में स्थापित हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे हाईवे बन रहे हैं जहां जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा नहीं था। दो टनल अभी कुछ चंद दिनों पहले, चाहे वो जेडमोर टनल हो या बनिहाल ऑयल टनल हो, इनका काम पूरा हो गया। और मैं आपको थोड़ा अगर जम्मू कश्मीर की तस्वीर प्रस्तुत करूं तो आपको और देश को ज़्यादा समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1 करोड़ 30 लाख है और इस साल जो बजट पार्लियामेंट ने पारित किया है वो मोटे तौर पर 1,10,000 करोड़ का, 1,08,000 करोड़, उसके पहले 1 लाख करोड़, उसके पहले 90,000 करोड़। अगर पीछे आप जाएंगी, मैं आपको इस यूपी बिहार का उदाहरण देता हूँ। यूपी का बजट 5 लाख करोड़, यूपी की आबादी मोटे तौर पर 23 करोड़, बिहार का बजट 3 लाख करोड़, आबादी 12-13 करोड़। तो इन राज्यों से अगर आप तुलना करेंगी, बाकी और राज्यों का भी नाम मैं ले सकता हूँ, तो जम्मू कश्मीर में बाकी राज्यों की तुलना में 5 गुना 7 गुना बजट मिल रहा था और आज से नहीं मिल रहा था, बहुत लंबे समय से मिल रहा था। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं देखता हूं, बिहार में सरकारी कर्मचारी 4 लाख, जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारी 4 लाख से ज़्यादा और 1 लाख के आसपास डेली वेजर्स। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब देश में वाजपेयी जी की सरकार ने शुरू की तो अब ग्रामीण सड़कों के मामले में देश के बाकी राज्यों में काम पूरा हो गया है। ग्रामीण सभी गांव सड़क से जुड़ गए हैं। अभी 970 गांव जम्मू कश्मीर के हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने टारगेट बनाया है, योजना बनाई कि नहीं हम जोड़ देंगे। अगर बिजली की बात मैं करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 6-7 वर्षों में इस देश में बिजली के पावर सेक्टर में बड़ा भारी रिफॉर्म हुआ है, बड़ा काम हुआ है। हमारे गाँव में भी अब 22 घंटे बिजली रहती है। आप जिस गांव की नैनीजोर की रहने वाली हैं वहां भी अब आप पता करेंगे तो वहां भी 22 घंटे बिजली मिलती है। लेकिन जम्मू और श्रीनगर में भी बिजली 22 घंटे मिलेगी, इसकी गारंटी 70 साल में नहीं हो पाई थी। और इस बार विंटर्स में वहां जब बर्फ गिरती है तो बिजली की बड़े परेशानी रहती है। एक प्रोग्राम था वहां गुलमर्ग में, विंटर स्पोर्ट्स, वहां मैंने एक भाषण किया कि बर्फ और बिजली पहली बार वादी के लोगों ने देखी है, तो लोगों ने इसको बड़ा सराहा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, 70 सालों में 3400 मेगावाट बिजली हमारी जनरेशन कैपेसिटी है। हमने आने वाले 4 साल में लक्ष्य रखा है कि उतनी बिजली हम जोड़ देंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो सिस्टम से 15 साल 20 साल से ये पूरे नहीं हुए थे, उनमें से अधिकांश को हमने पूरा किया है। और हम आपको कहना चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में हम ऐसी व्यवस्था वहाँ बना देंगे कि 24/7 क्वालिटी पावर जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी दे सकें। जहां तक आपने कहा निवेश का, हाँ, मैं बाहर के लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, पैसा कोई लगाएगा? मुझे समय दीजिए कृपा करके। जो पॉलिसी बनाई है इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने, 28,700 करोड़ का इंसेंटिव दिया है जम्मू कश्मीर को। देश के किसी राज्य की आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले लीजिए, मैं समझता हूं उससे काफी बेहतर पॉलिसी बनी। और गृह मंत्री जी ने स्वयं रुचि लेकर के इसे बनाया। 300% जीएसटी पर इंसेंटिव दिया है। जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे उनके लिए भी, और बाहर से लोग आए इसके लिए भी।
और मैं आपको कहना चाहता हूं 10,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे स्वीकृत हो गए, हमारी कमेटी ने कर दिया है, जो कमेटी हमने बनाई है, और इनको हम अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये कोविड के बावजूद है, 6-8 महीने इंतजार करिए, वहां कम से कम 30-35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के किस नेचर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर, अगर थोड़ी जानकारी दें? किस नेचर? मैं आपको बता, कोल्ड चेन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हाँ। ड्राई पोर्ट के लिए लोग आ रहे हैं, हाँ। फूड प्रोसेसिंग, खास तौर से आप देख रहे हैं कि हार्टिकल्चर के कितने प्रोडक्ट्स हैं, टूरिज्म में काफी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इस तरह के अनेक सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में भी ढेर सारे लोग आ रहे हैं, मेडिसिन दवा बनाने वाली कंपनियां हमसे तो जमीन पर बदलाव 6 महीने में दिख जाएगा, आप कह रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि 1 साल में 6 महीने में फैक्ट्री लग जाएगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 6 महीने में काम शुरू होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा कि ये फैक्ट्री यहाँ बन रही है, ये ड्राई पोर्ट यहाँ बन रहा है, ये कोल्ड स्टोरेज यहाँ बन रहा है। बनने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। कोविड की परिस्थिति आपने वहां पर कैसे मैनेजमेंट किया, कोविड वैक्सीन को लेकर, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं? मैं आपको कह सकता हूं कि कोविड की जब दूसरी वेव आई, तब से लेकर के और आज तक मैं अपने स्वास्थ्य कर्मियों को और पूरे अपने सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने पहले से ही ये सोच रखा था कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, और उसमें भारत सरकार की एडवाइजरी का भी बड़ा महत्व है। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि 29 सितंबर 2020 को हमने वहां फैसला किया था एडवाइजरी काउंसिल में कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएंगे, और जितने मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं उनमें भी लगाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कैपेसिटी जब मैं गया था तो 14,000 LPM से ज्यादा थी, 15,000 से कम थी। आज हमारी ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी मोटे तौर पर 60,000 LPM पहुंच गई है, और जुलाई एंड तक 90,000 LPM हो जाएगी। पूरे क्राइसिस के दौरान कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि उसको डिनायल हुआ ऑक्सीजन बेड का, ऐसी स्थिति वहां निर्मित हुई। और मैं उसमें देश के गृह मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि जब भी हमने उनसे मदद मांगी, एक समय था जब हमने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे 9 प्लांट जर्मनी में हैं, तो एयरफोर्स का उन्होंने जहाज दिया और हमने तुरंत वहां से लिफ्ट करा करके उसे लगवाया। तो मैं कह सकता हूं कि, और पंचायतों में 4290 पंचायतों में हर पंचायत में कोविड केयर सेंटर हम बनाने में सफल रहे, जिसमें अधिकांश पंचायतों में एक बेड हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जुड़े हुए थे। मरीजों को दवा की दिक्कत नहीं हुई, कभी एक दिन ऐसा नहीं आया कि रेमडेसिविर की हमको दिक्कत हुई हो, किसी दवा की दिक्कत हुई हो। और वैक्सीन में मैं आज कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि जहां फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को हमने पूरा किया, वहीं 45 के ऊपर 6 जिले हमारे 100% हो गए, और 6 जिले, और ये 45 प्लस का 45 प्लस उसमें 100% हो गए। और कुछ जिले हमारे ऐसे 5-6 जिले हैं जो 96, 92, 97, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 दिनों में ये हमारे 12 जिले 100% हो जाएंगे। जो पूरे बाकी देश में एक परेशानी थी सर वैक्सीन हेसिटेंसी की, क्या जम्मू कश्मीर में आपको इसका सामना करना पड़ा कि वैक्सीन को लेकर अफवाहें बहुत फैली थी, क्या वहां पर ऐसी परेशानी आई? कि मैं आपको बताता हूं, ये हेजिटेंसी देश में नहीं विदेश में भी थी, पूरी दुनिया में थी, और उसका सामना हमने भी किया। और ये माहौल जिन लोगों ने बनाया, मैं समझता हूं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वैक्सीन आई नहीं कि तमाम तरह के सवाल लोगों ने पूछने शुरू किए और माहौल भी बनाया। किसकी तरफ इशारा है आपका? जो भी है आप जानती हैं, मुझे लगता है देश जानता है, मुझे किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो हेजिटेंसी थी, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, और वो स्ट्रेटजी हमने उसमें जन भागीदारी, चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया, धर्मगुरुओं को शामिल किया, और जिस तरह से इलेक्शन में मैनेजमेंट किया जाता है, हमने पहले ही स्ट्रेटजी बनाई कि ये भी हमारे लिए किसी चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों की जिंदगी बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उस स्ट्रेटजी के कारण और हमारे हेल्थ वर्कर्स और बाकी सहयोगियों की मेहनत के कारण, आपने देखा होगा बर्फ में चलते हुए 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर गुरेज जैसे स्थान पर जाकर के 100% वैक्सीनेशन किया है। वो गांव बांदीपुरा का आपने पूरे देश में वो चर्चा में है, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उस गांव का जिक्र किया है। वहां 18 से 44 के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें भी 100% हम वैक्सीनेट कर सके हैं। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के कारण वैक्सीनेशन हम करा सके हैं। कुछ जगह अभी भी थोड़ी दिक्कत है, हम कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन ऑन व्हील हमने कराया है, दूर 18-20 किलोमीटर पैदल जाकर के हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, वैसे तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं उस पूरी टीम को
इसका श्रेय देता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति से काम नहीं होता, जब टीम लगती है तो काम होता है। और मैं कह सकता हूं कि उसमें भारत सरकार का भी बड़ा योगदान है। समय से वैक्सीन की उपलब्धता, जब भी हमें समझ में आता था, वैक्सीन की कमी नहीं हुई, कई राज्यों में कह रहे हैं मुख्यमंत्री की कमी। मुझे लगता है कि वैक्सीन की कभी कमी नहीं हुई। 2 दिन 3 दिन पहले जब भी मैं बताता था तो समय से वैक्सीन मुझे मिलती रही। ठीक है, अब अंत में इस इंटरव्यू के सर कुछ पॉलिटिकल सवाल आपसे कर रही हूँ और उम्मीद करूंगी कि साहब गोइस उसका जवाब। नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिकल सवाल से मेरा मतलब है कि चुनाव कब तक होगा, क्या डिलिमिटेशन का प्रोसेस तेज होगा उसके बाद करेंगे, लेकिन ये अनएंडिंग नहीं हो सकता ना सर, कोई टाइमलाइन है, चुनाव कब तक होगा जम्मू कश्मीर? मैं बहुत सीधा स्पष्ट उत्तर पहले भी दिया और अभी भी आपको दे रहा हूं कि मैं चुनाव आयोग नहीं हूं। भारत में कुछ संस्थाएं संवैधानिक हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में किसी को ये अधिकार नहीं है, भारत के संविधान ने दिया कि उसमें दखल दे। डिलिमिटेशन का काम प्रारंभ हो गया है। डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन मुख्य चुनाव आयुक्त 6 तारीख को श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिलेंगे, विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का काम पूरा हो जाए, एक बार डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में देश में किसी को न संदेह है, न दुनिया में किसी को संदेह है। चुनाव आयोग उपयुक्त समय पर तिथियां घोषित करेगा। राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस देंगे, लेकिन अनुच्छेद 370 पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ये मांग थी ना, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी उस बैठक में सर पीएम के साथ, जो 370 की पॉलिटिक्स करती हैं, स्टेटहुड विदाउट आर्टिकल 370। देखिए, अब ये स्टेटहुड पर फिर कोई संदेह पैदा करने की जरूरत नहीं है। जिस बात को देश के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में कहा है, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से चुनाव के बारे में कहा है, देश और जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करते हुए स्टेटहुड के बारे में कहा है। और मुझे लगता है कि वहां भी जो लोग आए थे उनको भी ये बात समझ में आ गई है और स्पष्ट रूप से आ गई है। 370 पर उस बैठक में भी और अनेक डिफरेंट फोरम पर यह चर्चा आ चुकी है और मुझे लगता है कि मामला ऑलरेडी देश के सुप्रीम कोर्ट में है। जिनको कानून और संविधान की समझ है, मुझे लगता है कि उनको ये बात जाननी चाहिए कि जो मामला सब जुडिस है उसके पक्ष में या विपक्ष में माहौल बनाना ये भी कानूनी रूप से अपराध है, तो मैं कोई अपराध नहीं कर सकता। लद्दाख के वापस मर्जर पर कोई गुंजाइश? मुझे लगता है कि अब भूतकाल में आपको जाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, उभरता हुआ जम्मू कश्मीर, जहाँ विकास की अनंत संभावनाएं हैं, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता भी है और अपार भंडार भी है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर क्राउन ऑफ इंडिया रहा है, उसे फिर क्राउन ऑफ इंडिया बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग उस काम को पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जरूर। जब ये पूरा प्रोसेस चला, नजरबंद किया गया क्योंकि महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला कुछ ऐसे भाषण दे सकते हैं जिससे नफरत फैले, चुनाव आएगा तो कोई बहुत आसानी से अपनी सत्ता और कुर्सी तो खोना नहीं चाहेगा, उसको वापस हासिल करेगा। अभी से जो व्यक्ति, जो महिला महबूबा जी पाकिस्तान से बातचीत का बात कर रही है, वो उस वक्त भी बोलेंगी। वहां पर जब एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस पर सोचना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ये गलत है टेररिस्ट की। ऐसे में अगर वो कुछ भी ऐसा बोलती हैं जो कि फिर शायद एम्बैरेसमेंट हो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्या कीजिएगा? आपने तो टेबल पे बुलाया, बातचीत की है, गप चाय वाय पिए हैं। मैं आपको 2 बात कहता हूं। लोकतंत्र में संवाद मैं समझता हूं सबसे सशक्त माध्यम है। हम बातचीत करेंगे, संवाद सबसे करेंगे, लेकिन मैंने पहले कहा आपको, किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के साथ कोई मजाक होगा तो उसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चुनाव के दौरान मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग की देखरेख में चुनाव होता है, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक दायित्व है उसका, वो निश्चित रूप से वो भी निपटेगा और प्रशासन को जो काम करना है वो करेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत और जम्मू कश्मीर के लिए की एकता के लिए खतरा है, वो मिलिटेंसी के खिलाफ ये अभियान हमारा चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक मिलिटेंसी खत्म नहीं कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, जिनका ये कहना है कि संभावनाएं अनंत है कश्मीर में, चुनाव होने हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है, चुनाव आयोग को ही उस पर फैसला लेना है, लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म करने के लिए हर दूरी तय करने को तैयार हैं। जो बाधा आएगा उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आइए लिए चलते हैं आपको स्टूडियो।